आप सुन रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का पॉडकास्ट। मीडिया और एडवर्टाइजिंग जगत की हर बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंसाइट्स और ट्रेंड्स अब सीधे आपके पास। 1. सुधीर चौधरी ने पीएम मोदी व कतर के अमीर शेख से की मुलाकात, कही ये बात। आज तक के कंसल्टिंग एडिटर व जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ मुलाकात की और इसे एक सम्मानजनक अनुभव बताया। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करना और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आयोजित भोज में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात थी। सुधीर चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस भव्य भोज में शामिल होने पर गर्व व्यक्त किया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी सोमवार रात नई दिल्ली पहुंचे। ये उनकी दूसरी आधिकारिक भारत यात्रा है। इससे पहले वो 2015 में भारत आए थे। इस यात्रा की सबसे खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट पर जाकर कतर के अमीर शेख का स्वागत किया। सामान्यतः ये परंपरा नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने इसे विशेष रूप से अपनाया। भारत और कतर के बीच बीते कुछ वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंध और मजबूत हुए हैं। कतर भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है। कतर के अमीर की भारत यात्रा पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बन गई है। पाकिस्तानी विदेश मामलों के विशेषज्ञ कमर चीमा ने अपने देश की कूटनीति पर सवाल उठाए और भारत की सफल रणनीति और पीएम मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने कूटनीतिक रूप से खुद को बेहद मजबूत स्थिति में स्थापित किया है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अब इंडिया न्यूज में इनपुट एडिटर की जिम्मेदारी निभाएंगे वरिष्ठ टीवी पत्रकार विवेक प्रकाश। वरिष्ठ पत्रकार विवेक प्रकाश के बारे में खबर है कि उन्होंने ITV ज्वाइन कर लिया है। यहां उन्हें इनपुट एडिटर नेशनल की जिम्मेदारी दी गई है। विवेक प्रकाश इससे पहले हिंदी न्यूज चैनल इंडिया डेली लाइव में इनपुट एडिटर असाइनमेंट के पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। यहां वह इस चैनल की लॉन्चिंग के समय से ही जुड़े हुए थे। इससे पहले विवेक प्रकाश देश की प्रमुख न्यूज एजेंसियों में शुमार ANI में इनपुट डेस्क पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। विवेक प्रकाश को मीडिया में काम करने का करीब 2 दशक का अनुभव है। उन्होंने मीडिया में अपने करियर की शुरुआत BAG फिल्म्स से की थी। यहां रहते हुए उन्होंने तमाम स्टिंग ऑपरेशन भी किए। इसके अलावा विवेक प्रकाश ने वर्ष 2007 में काबुल, अफगानिस्तान में AINA वर्ल्ड के लिए भी काम किया। एक टीवी सीरियल में क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर काम करने के अलावा उन्होंने काबुल में एड फिल्म और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। वर्ष 2007 में विवेक न्यूज 25 की लॉन्चिंग का हिस्सा बने और असाइनमेंट डेस्क पर अहम जिम्मेदारी निभाई। यहां से वर्ष 2011 में विवेक ने महुआ न्यूज के साथ बतौर असाइनमेंट हेड अपना नया सफर शुरू किया। इसके बाद विवेक न्यूज नेशन की लॉन्चिंग टीम का भी हिस्सा रहे। इसके बाद वो इंडिया न्यूज की रिलॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने और करीब 7 साल तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। फिर यहां से अपनी पारी को विराम देकर वो अजी हिंदुस्तान से जुड़ गए और इनपुट टीम के लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभाई। विवेक प्रकाश की नियुक्ति के बारे में ITV नेटवर्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभय ओझा का कहना है, हम विवेक प्रकाश का ITV नेटवर्क में स्वागत करते हैं। उनकी पत्रकारिता में गहरी समझ और अनुभव इनपुट टीम को और मजबूत बनाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि उनकी नेतृत्व क्षमता और खबरों पर उनकी पैनी नजर हमारे न्यूज रूम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हम उनके साथ मिलकर उत्कृष्ट पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायक सफर पर आधारित द मोदी स्टोरी का हुआ विमोचन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इनका में द मोदी स्टोरी परफॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म नामक बहुप्रतीक्षित किताब का भव्य विमोचन किया गया।
ये कार्यक्रम पब्लिक डिप्लोमेसी फोरम द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता फाउंडर प्रेसिडेंट रतन कौल और उपाध्यक्ष श्वेता महेंद्र ने की। इस अवसर पर प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों, बुद्धिजीवियों, मीडिया हस्तियों और साहित्य प्रेमियों ने भाग लिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायक यात्रा और उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व को सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा के स्वागत के साथ हुई। उन्होंने अपने विचारोत्तेजक संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रभाव पर चर्चा की, जिसने भारत की शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति को पुनर्परिभाषित किया है। डॉक्टर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की जनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और उनकी सुधारवादी नीतियों को रेखांकित किया, जिन्होंने भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का शासन मॉडल समावेशिता, नवाचार और सत्यनिष्ठा पर आधारित है, जिससे हर नागरिक को विकास का लाभ मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक कुशलता का भी उल्लेख किया और बताया कि कैसे उनके नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की सराहना की, जिसने न केवल वैश्विक साझेदारियों को मजबूत किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज को भी बुलंद किया। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रभारी मंत्री के रूप में डॉक्टर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के वैज्ञानिक नवाचार और विकास पर विशेष ध्यान देने की सराहना की। उन्होंने चंद्रयान 3, गगनयान और भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति जैसी उल्लेखनीय उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वैश्विक तकनीकी और अंतरिक्ष उद्योग में एक अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है। अपने भाषण के समापन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में वर्णित किया जो न केवल भारत को आज बदल रहे हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली भारत की नींव भी रख रहे हैं। लीडरशिप की विरासत, बीइंग मोदी से द मोदी स्टोरी तक। द मोदी स्टोरी इस सीरीज की दूसरी कड़ी है, जिसका पहला संस्करण बीइंग मोदी था, जिसे 29 अगस्त 2014 को केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और प्रकाश जावड़ेकर के आशीर्वाद और संरक्षण में पब्लिक डिप्लोमेसी फोरम द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस किताब को गहन शोध के साथ लिखा गया है और इसमें दुर्लभ प्रसंगों और तस्वीरों को शामिल किया गया है। इसे नई दिल्ली स्थित वितस्ता पब्लिशिंग के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। ये किताब प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और नेतृत्व पर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। कैसे उन्होंने साधारण जीवन से विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में अपनी जगह बनाई। उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण को आकार देने वाले निर्णायक क्षण, उनके द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधार और जन कल्याणकारी पहल, जिससे लाखों लोगों को लाभ हुआ। उनकी वैश्विक मान्यता और कूटनीतिक रणनीतियां, जिसने भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत किया। उनकी जीवन यात्रा की दुर्लभ तस्वीरों और कहानियों का संकलन। ये किताब दृढ़ता, सुशासन और जनता प्रथम दृष्टिकोण का प्रेरणादायक दस्तावेज है, जो युवाओं, नीति निर्माताओं और सच्चे नेतृत्व को समझने के इच्छुक पाठकों के लिए अनिवार्य अध्ययन सामग्री है। कार्यक्रम का समापन सभी सम्मानित अतिथियों, योगदानकर्ताओं और उपस्थित लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए किया गया, जिनकी उपस्थिति और समर्थन से ये विमोचन समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। द मोदी स्टोरी नेतृत्व की एक अद्भुत गाथा, जो राष्ट्र को प्रेरित करती रहेगी। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने जीता BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का खिताब। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को वैश्विक सार्वजनिक मतदान के बाद BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर ISWOTY पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। उन्हें पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए ये सम्मान मिला है। इससे पहले 2021 में BBC ने
उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित किया था। अवनी लेखरा को पैरा शूटिंग में उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए BBC पैरा स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, जिन्होंने टोक्यो 2020 में स्वर्ण और कांस्य तथा पेरिस 2024 में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, मैं BBC की पूरी टीम की सराहना करती हूं कि उन्होंने BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर जैसे प्रशंसनीय आयोजन की पहल की। इस पहल के माध्यम से पहचानी गई असाधारण एथलीट न केवल अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है, बल्कि युवा महिलाओं को निडर होकर अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा भी दे रही है। दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह की मेजबानी करते हुए BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने कहा, मनु भाकर का ऐतिहासिक ओलंपिक प्रदर्शन भारतीय खेलों के लिए एक निर्णायक क्षण है। उनकी यात्रा एक होनहार युवा निशानेबाज से रिकॉर्ड बनाने वाली ओलंपियन तक पूरे देश और उसके बाहर के एथलीटों को प्रेरित करती है। हम अवनी लेखरा को पैरास्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित करके भी गर्व महसूस कर रहे हैं। उनका दृढ़ संकल्प और रिकॉर्ड तोड़ सफलता पैरास्पोर्ट्स में अधिक समावेशन और उत्कृष्टता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड 18 वर्षीय तीरंदाज शीतल देवी को दिया गया, जिन्होंने भारत की सबसे युवा पैरालंपिक पदक विजेता के रूप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केवल 3 वर्षों में उन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में कांस्य, 2022 एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत तथा वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। मिताली राज को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान के रूप में अपने 18 वर्षों के ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए BBC लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2004 से 2022 तक उनके नेतृत्व का कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे लंबा रहा है। BBC इस्वॉटी के 5वें संस्करण का आयोजन और प्रबंधन कलेक्टिव न्यूज रूम ने किया। कलेक्टिव न्यूज रूम की CEO रूपा झा ने कहा, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि ये पुरस्कार भारतीय महिलाओं को खेलों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में प्रभाव डाल रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को आगे बढ़ा रहे हैं, बाधाओं को तोड़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं। ये पुरस्कार केवल पहचान देने के लिए नहीं, बल्कि भारत और दुनिया में खेल परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव बनाने के लिए है। इस वर्ष की थीम चैंपियंस है। चैंपियंस उन अनदेखे नायकों को उजागर करती है जिन्होंने पदक जीतने वाले एथलीटों का समर्थन और मार्गदर्शन किया। इस थीम के अंतर्गत एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी प्रस्तुत की गई है, जिसमें दृष्टिबाधित एथलीटों के गाइड रनर्स की कहानियां साझा की गई है। ये डॉक्यूमेंट्री BBC के 6 भारतीय भाषा प्लेटफॉर्म्स और अंग्रेजी माध्यमों पर उपलब्ध है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। NDTV से फिर जुड़ी टीवी पत्रकार दीप्ति सचदेवा निभाएंगी ये जिम्मेदारी। जानी मानी टीवी पत्रकार और न्यूज एंकर दीप्ति सचदेवा ने अब NDTV 7 मीडिया में नई पारी शुरू की है। उन्होंने यहां पर बतौर एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्वाइन किया है। यहां वो प्राइम टाइम के अलावा अंग्रेजी, हिंदी और डिजिटल में भी शो करेंगी। बता दें कि NDTV समूह के साथ दीप्ति सचदेवा की ये दूसरी पारी है। पूर्व में वो करीब 6 साल तक इस समूह का हिस्सा रही है। गौरतलब है कि दीप्ति सचदेवा ने हाल ही में टाइम्स नेटवर्क के अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पिछले साल फरवरी में इस चैनल में बतौर कंसल्टिंग एडिटर ज्वाइन किया था। वो यहां शाम 7 बजे नेशन वांट्स टू नो शो होस्ट करती थी। टाइम्स नाउ से पहले दीप्ति सचदेवा लंबे समय से रिपब्लिक टीवी से जुड़ी हुई थी और बतौर सीनियर एंकर, सीनियर न्यूज एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। रिपब्लिक टीवी के साथ उनकी ये दूसरी पारी थी। दीप्ति सचदेवा पूर्व में भी लगभग 3 साल तक रिपब्लिक टीवी से जुड़ी रही थी। वो रिपब्लिक टीवी की फाउंडिंग टीम मेंबर भी रही है। दीप्ति सचदेवा को पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने का 2 दशक से ज्यादा का अनुभव है। वहीं टाइम्स नाउ के साथ भी उनकी ये दूसरी पारी थी।
रिपब्लिक टीवी से पहले बतौर सीनियर एंकर वो करीब 5 साल तक टाइम्स नाउ के साथ काम कर चुकी थी। इसके अलावा करीब 6.5 साल तक वो एंडिट में एंकर स्पेशल करेस्पॉन्डेंट और करीब 2.25 साल तक जी न्यूज में एंकर कस्पॉन के पद पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दीप्ति ने टाइम्स नाउ की इलेक्शन यात्रा का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे प्रमुख राज्यों में 4,500 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर चुनावी माहौल को नजदीक से कवर किया। इस यात्रा ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को दर्शकों तक प्रभावी और रोचक तरीके से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने करियर के दौरान उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग, राजनीतिक विश्लेषण और खोजी पत्रकारिता में अपनी खास पहचान बनाई है। दीप्ति सचदेवा एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स एनबा के तहत यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर का खिताब भी जीत चुकी है। इसके अलावा भी उन्हें तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। समाचार फॉर मीडिया की ओर से दीप्ति सचदेवा को नई पारी के लिए ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। गूगल की एसईओ पॉलिसी में बदलाव से भारतीय न्यूज पब्लिशर्स तलाश रहे नई रणनीतियां। भारतीय डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स अब ब्रांडेड कंटेंट को होस्ट करने के लिए नई रणनीतियां तलाश रहे हैं। ये कदम गूगल की मार्च 2024 की कोर अपडेट्स और नई स्पैम पॉलिसी के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, रैंकिंग में पेड कंटेंट, प्रोडक्ट रिव्यू और कूपन पेजों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। गूगल की नई नीति के अनुपालन में पब्लिशर्स ने पूरी तरह से कूपन पोस्ट करना बंद कर दिया है। इसके अलावा कई उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि नई यूआरएल बनाना और वेबसाइट पर अलग से डील प्लेटफॉर्म तैयार करना। एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक के डिजिटल हेड ने E4M को बताया, गूगल की नीति में बदलाव से पब्लिशर्स को बड़ा झटका लगा है, जिससे हमारे विज्ञापनाधारित राजस्व मॉडल को खतरा पैदा हो गया है। हमने एक नई यूआरएल रजिस्टर की है और जल्द ही एक नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे, जिसका डोमेन हमारे मौजूदा डोमेन से मिलता जुलता होगा। ये विशेष रूप से सभी स्पॉन्सर्ड कंटेंट को होस्ट करने के लिए बनाई गई है। कई न्यूज पब्लिशर्स पहले ही नई यूआरएल रजिस्टर कर चुके हैं और अपने ब्रांड वेबसाइट्स लॉन्च करने की प्रक्रिया में है, जिससे उनका एडवर्टोरियल बिजनेस प्रभावित न हो, जो उनकी कुल आय का 1/3 हिस्सा बनाता है। एक डिजिटल पब्लिशर ने कहा, हमने स्पॉन्सर्ड कंटेंट के लिए नो फॉलो, नो इंडेक्सिंग अप्रोच अपनाई है। ब्रांडेड स्टोरीज के लिए अलग यूआरएल बनाना इस नई एसईओ नीति से हुए नुकसान की भरपाई करने की दिशा में हमारा पहला कदम है। कुछ पब्लिशर्स जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने यूजर जर्नी को फिर से डिजाइन किया है और अलग अलग यूआरएल से हटकर अपने ब्रांडेड कंटेंट पर पूरा नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति अपनाई है। एचटी डिजिटल के सीईओ पुनीत जैन ने कहा, हमने ब्रांड्स के साथ साझेदारी की है, जिससे हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स को सीधे हमारी वेबसाइट पर डील्स और ब्रांडेड कंटेंट ऑफर किया जा सके। हम इस प्रोडक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे थे और इन हाउस ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी स्टैक को भी विकसित कर रहे हैं। गूगल की नई नीति। E4M ने मंगलवार को रिपोर्ट किया कि भारत और वैश्विक स्तर पर डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स गूगल की सर्च इंडेक्सिंग नीतियों के कड़े नियमों का सामना कर रहे हैं, जिससे विज्ञापनाधारित राजस्व मॉडल पर और खतरा मंडराने लगा है। 5 मार्च 2024 को गूगल ने कोर अपडेट और स्पैम पॉलिसीज लॉन्च की, जो उसकी अब तक की सबसे लंबी और बड़ी कोर अपडेट मानी जा रही है। ये अपडेट 52 दिनों तक चली और 19 अप्रैल को समाप्त हुई। इस दौरान गूगल ने उन वेबसाइट्स की रैंकिंग को काफी हद तक कम कर दिया, जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी, बजाय इसके कि वे पाठकों को वास्तविक मूल्यवान सामग्री प्रदान करें। इसके बाद फोर्ब्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN जैसे प्रमुख डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स की सर्च विजिबिलिटी में हाल के महीनों में भारी गिरावट आई। उद्योग के नेताओं का कहना है, न्यूज पब्लिशर्स को निर्देश दिया गया था कि वे सभी पेड कंटेंट को हटा दें। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, उनका कंटेंट गूगल द्वारा हटा दिया गया। भारतीय न्यूज पब्लिशर्स को भी
इस अपडेट के कारण बीते 6 महीनों में 25 से 30% ट्रैफिक में गिरावट देखने को मिली है। ये खोया हुआ ट्रैफिक वैश्विक स्तर पर न्यूज पब्लिशर्स के लिए लगभग $7.5 मिलियन, लगभग 62.5 करोड़ रुपए के बराबर है, जैसा कि सिस्ट्रिक्स के सर्च विजिबिलिटी एनालिटिक्स में पाया गया है। ये झटका तब लगा है जब पब्लिशर्स पहले से ही AI ओवरव्यू के कारण ट्रैफिक में गिरावट से जूझ रहे थे, जिसे सर्च इंजन द्वारा प्रदान किया जाता है। हालांकि गूगल के एक प्रवक्ता ने दावा किया, मार्च 2024 को अपडेट और हमारी नई स्पैम पॉलिसी स्पैम की समस्या को हल करने और उपयोगकर्ताओं को बेहतरीन सर्च अनुभव प्रदान करने के हमारे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। हमारी नीति ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि सर्च से किसी साइट पर आने वाले यूजर्स को वही कंटेंट मिले जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इस नीति अपडेट ने सबसे उपयोगी सर्च रिजल्ट्स को सतह पर लाने में मदद की है और यह सुनिश्चित किया है कि सभी साइट्स को उनके कंटेंट की गुणवत्ता के आधार पर रैंक करने का समान अवसर मिले। हम प्रकाशकों के साथ मिलकर उनके दर्शकों की वृद्धि को सक्षम करने के लिए काम कर रहे हैं। GNI इंडियन लैंग्वेजेस प्रोग्राम के तहत पिछले 2 वर्षों में 9 भाषाओं में 500 प्लस पब्लिशर्स को सहायता प्रदान की गई, जिससे उन्होंने 32% पेज व्यूज और 39% डिजिटल विज्ञापन राजस्व में वृद्धि देखी। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। इंडियन रीडरशिप सर्वे पर मृक ने बढ़ाया कदम, समय सीमा का अभाव बना चिंता का विषय। मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया मृक ने मंगलवार को इंडियन रीडरशिप सर्वे IRS पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपनी तकनीकी समिति को सर्वे के प्रश्नावली की समीक्षा करने और एक एजेंसी को शॉर्टलिस्ट करने का निर्देश दिया। हालांकि किसी निश्चित समय सीमा के अभाव ने मीडिया और विज्ञापन उद्योग में सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे 6 साल से रुके हुए अगले IRS सर्वे की समय सीमा को लेकर संदेह बढ़ गया है। पद्म भूषण से सम्मानित होर्मुसजी एन कामा, जो मृक के पूर्व अध्यक्ष और मुंबई समाचार के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ने कहा, मृक ने IRS को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। तकनीकी समिति को अनुसंधान के लिए प्रश्नों का मूल्यांकन करने और सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी को शॉर्टलिस्ट करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इससे पहले एक्सचेंज 4 मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि मीडिया मालिकों ने आगामी IRS के लिए उसी कॉस्ट शेयरिंग फॉर्मूले को लागू करने पर सहमति जताई है, जो 2019 के सर्वेक्षण में इस्तेमाल किया गया था। 2019 में कॉस्ट का बंटवारा प्रिंट सर्कुलेशन के आधार पर तय किया गया था। लागत से जुड़ी चिंताएं। आगामी सर्वे की लागत 2019 में खर्च किए गए 20 करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है, जबकि अंतिम आंकड़ा बोली प्रक्रिया के बाद तय किया जाएगा। ये वित्तीय बाधा सर्वे के लॉन्च में एक बड़ी अड़चन मानी जा रही है, खासकर तब जब आर्थिक अनिश्चितता ने अधिकांश हितधारकों को प्रभावित किया है। मृक ने अभी तक मीडिया मालिकों के लिए उनके योगदान जमा करने की कोई समय सीमा तय नहीं की है, भले ही धनराशि एकत्र कर ली जाए। मृक को सर्वेक्षण एजेंसी को अंतिम रूप देने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। इसका मतलब है कि IRS वर्ष के अंत तक संभव नहीं दिखता, एक काउंसिल सदस्य ने कहा। अगर आप पत्रकारिता, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल मीडिया, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं या इससे जुड़ी अहम खबरों में रुचि रखते हैं, तो समाचार फॉर मीडिया का पॉडकास्ट आपके लिए परफेक्ट सोर्स है। अगर आप समाचार फॉर मीडिया का न्यूज़लेटर पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे वेबसाइट विजिट करें और सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़लेटर और पाएं मीडिया इंडस्ट्री की ब्रेकिंग न्यूज, टॉप मीडिया प्रोफेशनल्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, डिजिटल और एडवर्टाइजिंग की नई रणनीतियां, न्यूज, ब्रॉडकास्ट और प्रिंट मीडिया के लेटेस्ट अपडेट। तो अपडेट रहें और आगे बढ़ें।